स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। G20 दुनिया के 20 ताकतवर देशों का ग्रुप 9 to 10 सितंबर को दिल्ली में इन देशों के लीडर्स जुटे। खूब सारी बातचीत हुई, डील हुई, एग्रीमेंट्स हुए। एक एग्रीमेंट ये भी हुआ कि क्यों ना इंडिया से यूरोप तक एक सीधा कॉरिडोर बनाया जाए। मुंबई से दुबई, सऊदी अरब, इजराइल होते हुए फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस तक डायरेक्ट गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का रूट बनाया जाए। पैसा और टाइम दोनों बचाया जाए। न केवल गुड्स बल्कि एनर्जी और डेटा ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई और 8 देशों ने डील डन कर दी। नाम दिया गया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC। लेकिन जैसे ही डील डन हुई, इस पर सवाल उठने लगे। इसे चाइना के BRI का काउंटर बताया जाने लगा। कुछ देशों ने इस कॉरिडोर में खुद को शामिल न किए जाने पर नाराजगी जताई, तो कुछ इसका अल्टरनेटिव लेकर आ गए। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं और समझते हैं कि क्या है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या है इसका रूट और क्या है इसके बेनिफिट्स। कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल हैं और किन कंट्रीज को है इस पर ऑब्जेक्शन। क्यों चाइना इसे अमेरिका का एजेंडा बता रहा है और क्यों तुर्की इसका विरोध कर रहा है। क्या है चाइना की BRI और IMEC इससे कितना अलग है। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के डिस्कशन में। वेलकम टू स्टडी IQ। आप देख रहे हैं जियो पल्स, आपके साथ मैं हूं शिवानी और आज के एपिसोड में बात होगी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC की। सबसे पहले बात इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ट्रांसनेशनल रेल एंड शिपिंग रूट है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एशिया, अरेबियन गल्फ और यूरोप के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को इंप्रूव करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका ने MOU पर साइन किए हैं। एक लाइन में कहें तो ये इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच का सीधा कॉरिडोर होगा। इस कॉरिडोर के बनने के बाद इंडिया से गुड्स को रेल और शिप के जरिए सीधा यूरोप पहुंचाया जा सकेगा वाया मिडिल ईस्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत पोर्ट और रेल नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इस कॉरिडोर के 2 पार्ट्स होंगे। पहला होगा ईस्टर्न कॉरिडोर जो इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा, ये सी रूट होगा। दूसरा होगा नॉर्दर्न कॉरिडोर जो मिडिल ईस्ट को यूरोप से जोड़ेगा। इसमें मिडिल ईस्ट कंट्रीज में रेल नेटवर्क तैयार किया जाएगा। ये रेल नेटवर्क UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के हाइफा पोर्ट तक होगा। इसके बाद फिर से सी रूट होगा। आगे इजराइल से एक सी रूट इटली का होगा और दूसरा फ्रांस का। इंडिया से यूरोप तक पूरा कॉरिडोर अराउंड 6000 किलोमीटर का होगा, जिसमें से अराउंड 3500 किलोमीटर का सी रूट होगा। इस कॉरिडोर में रेलवे लाइन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी होगी। इस कॉरिडोर से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप के बीच न केवल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा, बल्कि एनर्जी, रिसोर्स ट्रांसपोर्ट और डिजिटल कनेक्टिविटी भी बढ़ाने में हेल्प होगी। अभी इंडिया से जर्मनी तक सी रूट से गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में 1 मंथ का टाइम लग जाता है। कॉरिडोर बन जाने के बाद ये करीब 2 वीक्स में ही पहुंच जाएगा। इस कॉरिडोर के जरिए पहले गुड्स को मुंबई के पोर्ट से वाया सी रूट दुबई के जेबेल अली पोर्ट पहुंचाया जाएगा। वहां से रेल नेटवर्क के जरिए इजराइल के हाइफा पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा, जो आगे ग्रीस के प्रेयस पोर्ट होते हुए यूरोप में एंट्री करेगा। अभी इंडिया से यूरोप जाने के लिए सुएज कैनाल से होकर जाना पड़ता है। कॉरिडोर कंप्लीट होने के बाद UAE से इजराइल तक रेल नेटवर्क से जाया जा सकेगा। इससे सुएज कैनाल पर डिपेंडेंसी खत्म होगी और ये सुएज कैनाल रूट से काफी सस्ता भी होगा। इससे टाइम और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दोनों कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का मजबूत सपोर्ट है, क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर उनके लिए इंडिया के एक्सपेंडिंग कंज्यूमर मार्केट तक अपना एक्सेस बढ़ाने और इस रीजन में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने का ऑप्शन हो सकता है। अमेरिका इस कॉरिडोर में सऊदी अरब, UAE, इजराइल और गल्फ कंट्रीज को शामिल करके मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस बनाए रखना चाहता है। मिडिल ईस्ट में मौजूद लार्ज डायस्पोरा को इंडिया अपने गुड्स के लिए अच्छे मार्केट के तौर पर भी देख रहा है। ये प्रोजेक्ट इंडिया को स्ट्रेटेजिकली एस्टैब्लिश करता है और इंडियन ओशन से आगे मेडिटेरियन और अटलांटिक रीजन में एक्सेस बढ़ाता है।
IMEC का ऑब्जेक्टिव रीजन में नए इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ जनरेट करना है। इसका ऑब्जेक्टिव 2 कॉन्टिनेंट्स यूरोप और एशिया के कमर्शियल हब्स को कनेक्ट करना है। साथ में क्लीन एनर्जी के डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करना, एग्जिस्टिंग ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग सिनर्जीज को सपोर्ट करना, फूड सिक्योरिटी और सप्लाई चेन को मजबूत करना है। ये प्रोजेक्ट अंडर सी केबल्स के जरिए एनर्जी ग्रिड्स और टेलीकम्युनिकेशन लाइंस को लिंक करने में भी हेल्प करेगी, ताकि इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट एक्सेस एक्सपेंड किया जा सके। उम्मीद है कि इस कॉरिडोर से इंडियन गुड्स को यूरोप ट्रांसपोर्ट करने में लगने वाले टाइम और कॉस्ट में 30-40% की कमी आएगी। साथ ही मेंबर कंट्रीज का मानना है कि इस कॉरिडोर से ट्रेड होने पर लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिजनेस कॉस्ट लो होगा, इकोनॉमिक यूनिटी प्रमोट होगी, जॉब्स क्रिएट होंगे, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस रिड्यूस होंगे और ये एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट में ट्रांसफॉर्मेटिव इंटीग्रेशन को बढ़ावा देगा। दिल्ली में हुए G20 समिट के दौरान जैसे ही IMEC पर मेंबर कंट्रीज एग्री हुए, वैसे कुछ कंट्रीज ने इस पर क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले एंट्री हुई चाइना की। चाइना के ऑफिशियल न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि G20 समिट में अमेरिका ने एक बार फिर से अपने पुराने प्लान को आगे बढ़ाया है। चाइना को आइसोलेट करने के ऑब्जेक्टिव वाले इस अमेरिकन प्लान को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। चाइना के अलावा तुर्की, इजिप्ट जैसे देशों ने भी इसका विरोध किया। IMEC के विरोध में तुर्की ने न केवल बोल्ड स्टेटमेंट दिया है, बल्कि बोल्ड स्टैंड भी लिया है। लेकिन पहले बात करते हैं चाइना की, क्योंकि इस पूरे डिस्कशन में बार बार चाइना के BRI प्रोजेक्ट का जिक्र आएगा, इसलिए पहले इसे ही समझ लेते हैं। जब से IMEC अनाउंस हुआ है, तब से एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या IMEC चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को काउंटर करने के लिए लाया गया है। काफी हद तक इस सवाल का जवाब है हाँ, कुछ ऐसा ही है। दरअसल चाइना ने 2013 में वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसे अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो दोनों ही इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स काफी सिमिलर है। हालांकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का रूट स्केल पर काफी बड़ा है। BRI चाइना को वेस्ट से जोड़ने वाले ओल्ड सिल्क रोड के बेस पर ग्लोबल ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। BRI के लिए चाइना ने 150 से ज्यादा कंट्रीज और 30 से ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ BRI कोऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में करीब 3000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं, जिसमें हाईवे, रेल नेटवर्क और पोर्ट्स भी शामिल हैं। IMEC प्रोजेक्ट पर साइन करने वाली कुछ कंट्रीज भी चाइना की BRI में शामिल हैं, जैसे इटली, सऊदी अरब एंड UAE। हालांकि इटली ने अब BRI से पुल आउट करने का डिसीजन लिया है। BRI के जरिए चाइना पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि वो स्मॉल इकोनॉमिक कंट्रीज को अपने डेट ट्रैप में फंसा रहा है। BRI में शामिल कंट्रीज को चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेलवे, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, हाईवे, मेट्रो, गैस पाइपलाइन वगैरह वगैरह बनाने में हेल्प करने का प्रॉमिस करता है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए चाइनीज बैंक रिलेटेड कंट्री को लोन देते हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम भी चाइनीज कंपनियां ही लेती हैं और रॉ मटेरियल्स भी चाइना ही देता है। यानी प्रोजेक्ट में सब कुछ चाइना का ही होता है, बस विथ इंटरेस्ट लोन भरने का काम रिलेटेड कंट्री के जिम्मे आ जाता है। चाइना के डेट ट्रैप में फंसे देशों में ताजा एग्जाम्पल श्रीलंका का है। वापस दोनों प्रोजेक्ट के कंपैरिजन पर लौटते हैं। BRI को करीब 1 डिकेड पूरे हो चुके हैं, जबकि IMEC अब तक पूरी तरह से फाइनलाइज भी नहीं हुआ है। इसमें अभी समय लगेगा। इसके अलावा BRI केवल एक कंट्री चाइना का प्रोजेक्ट है। फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सब उसी का है, जबकि IMEC में 8 कंट्रीज शामिल हैं और सब इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगी। दोनों प्रोजेक्ट के बीच एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि IMEC में कोई अफ्रीकन कंट्री शामिल नहीं है। इंडिया के अलावा साउथ एशिया का कोई देश या साउथ ईस्ट एशिया का कोई भी देश इसमें शामिल नहीं है, जबकि BRI की पहुंच मिडिल ईस्ट, एशिया, यूरोप और अफ्रीका सभी जगह है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि IMEC BRI के लिए काफी अच्छा कंपटीशन है और इस कंपटीशन का बेनिफिट ये है कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी और जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा ट्रेड बढ़ेगा। चलिए वापस IMEC पर लौटते हैं। IMEC पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव या चाइना का कोई जिक्र नहीं है, फिर भी इसे BRI के पैरेलल काउंटर कॉरिडोर माना जा रहा है। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि रिलेटेड कंट्रीज में एनवायरमेंटल इश्यूज
और चाइना की अपनी इकोनॉमी की खस्ता हालत की वजह से चाइना BRI से थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है। बाकी चाइना के ऑफिशियल मीडिया ने IMEC को लेकर जो कहा वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब चलते हैं तुर्की की ओर, जिसने IMEC का कड़ा विरोध किया है। प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगान ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक अल्टरनेटिव कॉरिडोर सजेस्ट किया है। एर्दोगान ने यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्ट में बन रहे IMEC पर सवाल उठाते हुए साफ कहा कि बिना तुर्की के ईस्ट मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में कोई ट्रेड कॉरिडोर नहीं बन सकता है, क्योंकि अंकारा दुनिया के लार्जेस्ट ट्रेड हब्स में से एक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IMEC पर कमेंट करते हुए एर्दोगान ने कहा कि तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं बन सकता। तुर्की एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन और ट्रेड बेस है। ईस्ट टू वेस्ट ट्रैफिक के लिए मोस्ट कन्वीनियंट लाइन तुर्की से होकर गुजरता है। तुर्की ईस्ट और वेस्ट के बीच एक ब्रिज की तरह है। ये कंट्री एशिया और यूरोप को जोड़ने का काम करती है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट यूरोप में और कुछ पार्ट एशिया में आता है। बावजूद इसके तुर्की को IMEC में शामिल नहीं किया गया है और इसके पीछे वजह बताई जा रही है अमेरिका और चाइना की टसल को। ऑफिशियली भले ही ना कहा जा रहा हो, बट इस कॉरिडोर को चाइना के BRI के काउंटर के तौर पर ही पेश किया जा रहा है और इससे उन देशों को दूर रखा जा रहा है जो चाइना के साथ अच्छे रिलेशन में है, जैसे ईरान, तुर्की, इजिप्ट, और इसी वजह से इन कंट्रीज में इस कॉरिडोर को लेकर नाराजगी भी है। इसके अलावा कॉरिडोर में तुर्की को शामिल न करने के पीछे एक वजह तुर्की की पड़ोसी देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। तुर्की और साइप्रस के बीच लंबे समय से विवाद है। इजराइल से वाया तुर्की ग्रीस जाने के लिए साइप्रस होकर जाना पड़ेगा। साइप्रस के अलावा ग्रीस के साथ भी तुर्की के रिलेशंस कुछ ठीक नहीं है। दोनों के बीच अक्सर टेंशन होती रहती है। इसीलिए शायद IMEC के लिए इजराइल से सीधे ग्रीस का रूट सिलेक्ट किया गया, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज के बीच नहीं आता। अब सवाल ये है कि तुर्की को क्या घाटा है। इस कॉरिडोर में शामिल न होने पर तुर्की को फाइनेंशियल लॉस तो है ही, जियोपॉलिटिकल झटका भी है। तुर्की नहीं चाहता कि मेडिटेरियन सी में उसका दबदबा कम हो, कोई दूसरा फ्रंट इस रीजन में खुले। माना जा रहा है कि इस कॉरिडोर के जरिए अमेरिका इस रीजन में अपनी प्रेजेंस को स्टेबल करना चाहता है और ये कॉरिडोर इकोनॉमिक कॉरिडोर न रहकर जियोपॉलिटिकल कॉरिडोर में बदल जाएगा। इसीलिए तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने IMEC पर सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रेड रूट का मतलब केवल ट्रेड पूरा करना नहीं है, ये जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन का भी रिफ्लेक्शन है। फॉरेन मिनिस्टर फिदान ने IMEC के एक अल्टरनेटिव कॉरिडोर इराक डेवलपमेंट रोड इनिशिएटिव यानी IDRI के बारे में भी बताया। तुर्की ने कहा कि इराक, कतर और UAE के बीच इसे लेकर बातचीत भी चल रही है और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में पार्टनर कंट्रीज $17 बिलियन के इस हिस्टोरिक सेटलमेंट पर एग्रीमेंट कर लेंगे। प्रोजेक्ट 2028 से 2050 के बीच 3 फेज में कंप्लीट होगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल फाइनेंस का भी है और सिक्योरिटी का भी, क्योंकि इराक न केवल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बल्कि करप्शन और वीकर गवर्नमेंट से भी जूझ रहा है। इराक के जिस बसरा से होकर ये कॉरिडोर गुजरेगा वो कभी ISIS का गढ़ हुआ करता था। यहाँ अभी भी IS का प्रभाव है। इसके अलावा तुर्की की इकोनॉमी भी फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि वो कॉरिडोर के लिए फंडिंग कर सके। ये तो अगले कुछ महीनों में ही पता चलेगा कि क्या वाकई तुर्की इस तरह का कोई कॉरिडोर बनाना चाहता है या फिर यह केवल IMEC में शामिल होने के लिए एर्दोगान की प्रेशर टैक्टिक्स है। और अगर तुर्की इस कॉरिडोर को बनाना चाहे भी तो क्या वो इसे पूरा कर पाने की हालत में है? ये सब तो हो गई फ्यूचर की बात। फिलहाल वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। आगे जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये केवल तुर्की की बात नहीं है, ये पूरे यूरोप और एशिया की जियोपॉलिटिक्स अफेक्ट करता है। आज जियोपल्स में बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।